स्पेशल क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज की जो क्लास है वो वैदिक सभ्यता पर है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। आप सभी को गुड इवनिंग। अच्छा जी, अभिषेक रंजन जी गुड इवनिंग, दुर्गेश जी जय हिंद, भारती जी गुड इवनिंग और सभी को गुड इवनिंग। जय हिंद दीपक जी। ठीक है, तो सर आवाज आ रही है? गुड गुड। हाँ, वो क्लिकिंग की आवाज है भाई। जय हिंद आदर्श जी, जल्दी से शामिल हो जाइए आप लोग। वैदिक सभ्यता का हम लोग अध्ययन करेंगे, जल्दी से शामिल हो जाइए। जल्दी से शामिल हो जाइए। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग आते रहेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक बात और थोड़ी सी, आदर्श जी, ये स्पेशल क्लास होती है और स्पेशल क्लास कोई क्रम से नहीं होती है, तो जरा सा ये बात ध्यान रखेंगे। जो स्पेशल क्लास है वो क्रम से नहीं मिलती है, वो किसी किसी टॉपिक पे मिलती है ना। तो क्रम से आपको क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले जो आज हमारा विषय है पहले उसको ले लेते हैं, ठीक है। आपको अनअकैडमी प्लस के विषय में भी आपको आज बताऊंगा, ठीक है। गौतम जी कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो क्या सभी के साथ समस्या है या गौतम जी के साथ समस्या है? जरा सा बताइएगा, तो प्रतिक्रिया दीजिएगा। आवाज क्लियर आ रही है, हाँ या नहीं? आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। तो आप लोग को भी जरूरत है अपना नेटवर्क चेक करने की। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, वो बंद कर देते हैं भाई। ठीक, बंद कर दिया एक्स्ट्रा आवाज। अब गर्मी का समय, थोड़ा सा कूलर पंखा तो मुझे भी चाहिए होगा ना, लेकिन चलिए आप लोगों ने बंद करा दिया। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। गर्मी का दिन है, कूलर पंखा सब बंद करवा दो आप लोग मेरा, है ना। चलिए ठीक है, अब आवाज आ रही ना। बाकी अब जो आवाज अगर समस्या है, तो अब वो गले की थोड़ी समस्या है, चल रही है हफ्ते भर से। तो ठीक, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता के पहले एक्चुअली में आप जो प्रारंभ बिंदु देखते हैं, चलिए फैन को छोड़िए, अब इधर ध्यान दीजिए, फैन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ाई शुरू हो जाती तो फैन वैन पे ध्यान नहीं रहता, छोड़िए उसको, ध्यान दीजिए। अच्छा, पाषाण काल से हम लोग इतिहास का अध्ययन शुरू करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल से शुरू करते हैं। मुस्ताक जी, आपकी बात मैंने देख ली है और अभी रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी बात पर। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद हम लोग प्रवेश करते हैं हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और हड़प्पा के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है वैदिक सभ्यता, ठीक। तो चलिए वैदिक सभ्यता को देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस कालखंड में हमें जो भी जानकारी मिल रही है वो वेदों पर आधारित है, वेदों पर आधारित है, इसीलिए इसको वैदिक कह दिया गया, है ना। कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही था, यही नाम रख दिया। इस वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अर्थात यहां पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं और उत्तर वैदिक काल कहते हैं।
ऋग वैदिक काल की जगह अगर ये लिख दिया जाए पूर्व वैदिक, कई बार लिख दिया भी जाता है, तो बहुत ये एक्यूरेट नहीं है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऋग वैदिक काल की जगह कई बार लिखा मिल जाता है कि पूर्व वैदिक काल भी लिखा मिल रहा है, लेकिन ये बहुत सही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन चलिए आगे ध्यान देते हैं। इसको ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल का जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब इस काल की जो जानकारी हमारे पास है वो ऋग्वेद पर आधारित जानकारी हमारे पास है, जबकि इसके बाद का जो कालखंड है उत्तर वैदिक काल वाला, उसकी जानकारी हमें अन्य वेद का मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से मिलती है। नमस्ते निशा जी। तो उस पर हमें ये आपको अंतर ये ध्यान रखना है। अब एक सवाल आपका जो और हो सकता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन सर ये 1000 ही क्यों लिख दिया है? 1000 से आगे के लिख देते, कुछ 1100 लिख देते, 900 लिख देते, 1000 ही क्यों लिखा है? नमस्ते प्रेम जी। दुर्गेश कुमार जी, ये जानकारी सही नहीं है, रुकिएगा थोड़ा सा। तो अब 1000 ही क्यों लिखा है वो जरा समझने का प्रयास कीजिए कि एक ही हजार क्यों लिखा है, 1000 से आगे पीछे क्यों नहीं लिख दिया गया है, 990 लिख देते। हाँ, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है कि 1000 ईस्वी पूर्व में अतरंजी खेड़ा एक जगह पे पड़ती है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, वहां से लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब सबसे पुराना जो लोहा है कहां से मिल रहा है? वो अतरंजी खेड़ा से मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में एटा सफेद जगह पड़ती है वहां। ठीक है, इसके अलावा लोहा और कहां से पुराना मिला है? तो नोह से, जाखेड़ा से। अब सवाल ये उठता है कि सर देखो 1000 में अगर लोहा मिल जाएगा तो उसको ही डेट क्यों मान लेंगे, यहाँ पर क्यों विभाजक रेखा मान लेंगे, उसी से टाइम पीरियड क्यों निर्धारित करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे हम? उसका भी कारण सुनिए। इसके पहले का जो कालखंड है जिससे हड़प्पा है या अन्य ताम्र पाषाण काल आप पढ़ते हो, नव पाषाण काल आप पढ़ते हो, वहां पर कृषि उतनी अच्छे स्तर पर नहीं है। कृषि से परिचित है नो डाउट। गौतम कुमार जी, आपका प्रश्न देख लिया है, अभी जवाब देते हैं। अभी जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले भी कृषि है, ऐसा नहीं कि कृषि नहीं है, कृषि है इसके पहले भी, लेकिन जो लोहे के बाद कृषि की स्थिति अलग हो जा रही है। कैसे अलग हो जा रही है? लोहे की बनी हुई जो कुल्हाड़ियां हैं, एक्स जिसे आप समझते हैं, उससे जंगल साफ करने में सहायता मिल जा रही है, तो हमें कृषि भूमि बड़ी मात्रा में मिल रही है। लोहे का जो फाल है जो हल में लगता है, भाई बैल होता है, बैल, ठीक है, यहाँ बैल लगता है, यहाँ बैल लगता है, यहाँ पे एक हल बांधा जाता है ना, तो हल में जो एक फाल लगता है लोहे का, उससे जो खेत की मिट्टी है वो उसकी जो खेत की जुताई जुताई अच्छी हो जा रही है। अच्छी होने का क्या मतलब है कि जो अनवांटेड खरपतवार है, अनचाहा खरपतवार उसे ही कहते हैं जो बिना मर्जी के उगाए, भले ही गेहूं के खेत में सरसों उगाए, तो गेहूं का अगर खेत है तो सरसों को भी खरपतवार ही कहेंगे, सरसों को आप सरसों नहीं कह देंगे, खरपतवार ही माना जाएगा। तो यहाँ कहने का आशय ये है कि यहाँ पर जुताई अच्छी हो रही है, और यहाँ जब जुताई अच्छी हो रही है और लोहे की जो उपकरण है, कृषि उपकरण, उससे खेती अच्छी हो रही है, खेती अच्छी होने से समृद्धि हो रही है, और समृद्धि से एक लिविंग स्टेटस जो होता है वो बदल जा रहा है। इसीलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में इस कालखंड को एक विभाजक रेखा के तौर पर देखा जाता है, जो 1000 ईस्वी का कालखंड है। ठीक। गौतम वर्मा जी का प्रश्न है, सर नोह और जाखिड़ा कहाँ है?
नो सर, वो राजस्थान के जो आप एरिया है वो माना जाता है, और जाखेड़ा का भी वही एरिया माना जाता है। राजस्थान उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ क्षेत्र है वही माना जाता है। या इस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है तो भी पेज, वहां से कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न अपना कर लीजिएगा, और प्रश्न नहीं है तो एक रिएक्शन दे दीजिएगा कि हाँ आपके पास प्रश्न नहीं है। कोई भी आप रिएक्शन दे सकते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, वरना फिर प्रश्न के लिए मुझे रुकना पड़ेगा ना कि हाँ आप हो सकता है प्रश्न की टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा सोचना पड़ता है फिर। मुस्ताक जी, आपने प्लस वाली क्लास जो पूछी है, आप डाउट क्लियरिंग सेशन कल था और वो समाप्त हो चुकी है, उसको देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो समय मिलने पर जरूर पूछ लीजिए, समय में बीच बीच में देता ही हूँ, ठीक है, जरूर पूछ लीजिए आप। अब आगे चलते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है, अभी हम लोग मैंने आपको यहाँ बताया था ना। वैदिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद पर आधारित है, इस कालखंड की जो हमारी जानकारी है वेद पर आधारित है, इसलिए वैदिक वो सभ्यता बोल रहे हैं। तो वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है। इस बात को जरा सा ध्यान दीजिएगा, दो बात। जब आपसे ये पूछा जाए आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो वो श्रेष्ठ। और आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको संकेतित कर रहा है? तो एक भाषा समूह को, भाषा समूह को। क्या मतलब है? मतलब ये है, आपने समाज में बहुत लोगों को देखा होगा ना, वो कल्लू नाम होता है लेकिन गोरे होते हैं। वही वाली बात है, नाम भले कल्लू हो लेकिन है वो गोरा, ठीक है। तो कल्लू का अर्थ ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो आर्य शब्द है उसका अर्थ भले श्रेष्ठ हो, लेकिन इंडिकेट किसे कर रहा है? भाषा समूह को। तो कल्लू नाम का अर्थ, कल्लू जो शब्द है उसका अर्थ भले ही काला हो लेकिन आदमी सही है। सही का मतलब मेरा गोरे से है। देखो एक बात और, इसका मतलब आप ये नहीं निकाल लेंगे कि सर नस्लवादी टिप्पणी कर रहा है, ये सब नहीं सोचेंगे। मैं शिक्षक हूँ, मेरे आपकी तक बात पहुंचाना, आपको समझाना मेरा दायित्व है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हाँ, इस तरीके से एक रोचक उदाहरण देने में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए मैं पहले से ही आपसे सॉरी बोल दे रहा हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ समझाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए तो आप उदाहरण बदल देते हैं, मान लीजिए किसी को बुरा लगा हो तो। देखिए, किसी का नाम पायल हो सकता है ना। पायल एक अलग चीज होती है, और किसी का नाम, तो पायल का अर्थ क्या निकलेगा? पैर में पहनने वाला एक आभूषण, ठीक है। लेकिन नाम वो किसी लड़की का हो सकता है, जो किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है। तो सूचना किसकी दे रहा है? वो किसी के घर की बहू की सूचना दे रहा है। लेकिन पायल का अर्थ क्या है? तो वो पैर पहनने वाला आभूषण। तो इन दोनों चीजों में समझिएगा, कई बार किताबों में भी यहाँ पर अंतर मिल जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर्य किसको इंडिकेट कर रहा है, किसकी सूचना दे रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, तब आप कहेंगे एक भाषा समूह को। कैसी भाषा समूह? ऐसा भाषा समूह, ऐसे लोगों का समूह जो भारतीय और यूरोपीय भाषा एक साथ मतलब बोलने वाला जो समूह है, उसे भारोपीय कहा गया है। भारोपीय, भारत और यूरोपीय होता है ना। आप देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भाषा चलती है, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, उसकी भाषा एक जैसी है। और उसी बिहार में पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार की भाषा एक जैसी है, और पश्चिम से थोड़ा सा अलग है, जिसे आप क्षेत्रीयता का असर भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा अभी वो कोर्स नहीं है। मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि भारत और यूरोपीय,
यहाँ पर दोनों भाषाओं को बोलने वाला जो समूह है उसे बहुरूपी समूह कहा गया, कभी कभी एक दो बार पूछा गया है। ठीक है, तो इन दो शब्दों पर जरा ध्यान देंगे कि आर्य शब्द का जब अर्थ पूछे तब आप कहेंगे श्रेष्ठ। और ये आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो एक या किसकी सूचना दे रहा है, तो एक भाषा समूह की सूचना दे रहा है। ठीक, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक से मिलती है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को सुनकर कंठस्थ करके जाता था। अतः वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा गया। लिपि का क्या मतलब है, आप में से कोई लोग बताना चाहेंगे? लिपि या स्क्रिप्ट क्या होती है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? आप ऐसे कोई बताना चाहे तो बताएं प्लीज, तब तक मैं अगला पॉइंट ले लेता हूं। इस कालखंड में आर्य सभ्यता स्थापित हुई और सनातन धर्म, हिंदू धर्म स्थापित हुआ, साथ ही सामाजिक वर्गीकरण प्रारंभ हुआ। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, ये सब एक ही धर्म है। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? ठीक है, अभिषेक जी बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ कह रहा हूं और आप वो समझ रहे हैं या सुन के रहे हैं, वो भाषा का प्रभाव है। और अपने कहे को मैं कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ अक्षर के माध्यम से आपके सामने जो रख लिख रहा हूं, वो लिपि का प्रभाव है। और जिससे कि आप ये देखिए, मैं अ, साथ ही जो लिखा है, ये देवनागरी लिपि में लिखा है, इसको रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं साथ ही, है ना। दिन भर आप व्हाट्सएप जो मैसेज करते हैं और एसएमएस करते हैं, इस तरीके से ही करते हैं। भाषा बोलकर प्रदर्शित किया जाता है और जो लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। सिमरन जी बिल्कुल ठीक है, अभिषेक जी आपका भी ठीक है। ठीक है, तो एक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्यों पूछा था? मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आप ये समझ लें, आर्यों को जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी लिख करके नहीं गए। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो वेद रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है, नो डाउट रखा हुआ है। तो इसको भी समझिए। ठीक है आदर्श जी, ठीक है, तो इसको भी समझिए कि आपके यहाँ या किसी के यहाँ भी अगर कोई वेद रखा है, इतना समझिए कि वो बाद में लिखा गया, बाद में संकलित किया गया। पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है, वो रट करके जा रहा है, याद करके जा रहा है, कंठस्थ करके जा रहा है। इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहा गया। और यही वो कारण है कि जब आप प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जब विभाजन करते हैं ना, तो वहां पर जो वैदिक सभ्यता है उसको आदि ऐतिहासिक काल में आप शामिल करते हैं, ना कि ऐतिहासिक काल में। क्योंकि यहां से लिखा हुआ नहीं मिलता है। वेद जो बाद संकलित हुए बाद में, वैदिक काल में संकलित नहीं हुए, इनको तो लिखना आता ही नहीं था। यही आपको समझना है कि यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ज्ञान जा रहा है, वो कह करके, सुन करके, याद करके जा रहा है। वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक अभिलेख है, बोगास कोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है, करीब करीब। बहुत एक्यूरेट नहीं है। देखिए एक बात और, प्राचीन भारत के इतिहास में 10, 20, 50 साल, 100 साल ऊपर नीचे होने में कोई समस्या है नहीं, जब तक कि हम लोग मौर्य काल में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना परेशान नहीं होंगे सर मेरी किताब में तो 1350 लिखा है या मेरे में 1450 लिखा है, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पष्ट हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एक निश्चित तिथि कह दें कि इस तारीख को ये हुआ था, ऐसा नहीं है प्राचीन भारत में।
ठीक। तो बोगास को ये अभिलेख कहाँ से मिला? तो एशिया माइनर से मिला, जो कि आधुनिक तुर्की से जगह है, और 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है। ठीक। इस लेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का वर्णन मिलता है, और दो कबीले हित्ती और मितन्नी की संधि का उल्लेख मिलता है। अच्छा देखिए, ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर दो जातियां हैं, हित्ती और मितन्नी, में युद्ध हो गया है, और युद्ध होने के बाद समझौता का प्रारूप बन रहा है। समझौते के प्रारूप में दोनों को शपथ कहा जाता है कि अब आप लड़ाई नहीं करेंगे। तो वहां शपथ में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन मिल रहा है। तो अब जो अभिलेख तुर्की से मिल रहा है, उसमें इंद्र का वर्णन है, मित्र का वर्णन है, वरुण का वर्णन है, नासत्य का वर्णन है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये जो हैं चारों, इन चारों का जो वर्णन मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि कि बोगास के अभिलेख में निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह है वो मिलता है। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन के साथ ही पूछा जाता है। ज्यादातर जो परिवर्तन होता भी है तो वो अग्नि के द्वारा होता है। ठीक है, अग्नि का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि आप चारों देवताओं का नाम जो याद रखें, इंद्र, मित्र, वरुण, सत्य। सबसे बेहतर तरीका यही है। कभी कभी चारों का समूह भी आपसे विकल्प दे देता है, या कभी कभी ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख बोगास के अभिलेख में नहीं मिलता है। इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको चाहिए कि ये जो देवता समूह है उनको आप कंठस्थ कर ले, याद कर ले। अब आगे चलते हैं, आर्यों के मूल स्थान पर चलते हैं। आर्यों का मूल स्थान क्या था? सप्त सैंधव क्षेत्र। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है, और यह मत डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद का है। देवकृत योनि। अच्छा, आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि देवकृत योनि जो है वो किस क्षेत्र को कहा गया है? तो याद रखिएगा, देवकृत योनि जो कहा गया है वो सप्त सैंधव क्षेत्र को कहा गया। तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत को कि भाई तिब्बत जो है आर्यों का मूल स्थान है, जबकि उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक ने बताया। और बात ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा माटी अंदाजा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। क्यों? देखो, सप्तसंद क्षेत्र से देवव्रत योनि कहते हैं, आपको याद ही रखना है, कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये हमारे आधुनिक भारत के जो हैं वो विभूतियां हैं, महापुरुष हैं, तो इनके वक्तव्य थोड़ा सा हो सकता है। जी, हम निजी हिस्ट्री की क्लास है। तो मध्य एशिया मैक्स मूलर का ये कथन है, और यही बहुमान्य धारणा है। ज्यादातर लोग इसी मत को सही मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से भाषाई समानता मिलती है। नमस्ते सौरभ जी। इसलिए माना गया क्योंकि जो ऋग्वेद है और जो जिंद अवेस्ता है वहां से कुछ समानता मिल रही है। इंद्र की, वायु की, ये सब देवता जो है समान रूप से मिल रहे हैं। ठीक। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र मैं ले लूं, फिर आपसे आपके प्रश्न ले लेता हूं। ठीक है। नमस्ते डी कुमार जी। नमस्ते नाज जी। तो जरा सा भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। एक थोड़ा सा मुझे समय देंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा, सचित्र समझा देता हूं उसको मैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें एक बार बन जाती तो बन जाती हो ना, फिर बनती भी नहीं है। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा। आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया कौन सा क्षेत्र मानेंगे आप?
मध्य एशिया बड़ा सा क्षेत्र है, मतलब थोड़ा सा ईरान ले लेंगे, उज्बेकिस्तान ले लेंगे, काला सागर के आसपास का क्षेत्र ले लेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा एरिया है ना। तो मध्य एशिया से ये लोग आए सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा है? ये जो सिंधु नदी और जो 7 नदियों का ये जो क्षेत्र है, ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहला रहा है। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र से ये लोग ब्रह्मवर्त की तरफ आए। ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कौन सा है? ये जो कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, ये ब्रह्मवर्त का क्षेत्र है। फिर ब्रह्मर्षि देश। अब ब्रह्मर्षि देश को जरा सा समझना है आपको। ये जो हिमालय की जो रेंज है, इसके दक्षिण में और विंध्याचल के जो उत्तर में जो है वो ब्रह्मर्षि देश कहलाएगा। और इसी प्रकार ये जो पूरा एरिया है ब्रह्मर्षि देश कहलाएगा, जबकि ये बंगाल वाला एरिया पूरा ये मध्य देश कहलाएगा। इसी को फिर बाद में आर्यावर्त भी कहा गया है। तो ये है प्रवाह, मतलब आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जो मैक्स मुलर का जो मत है कि मध्य एशिया से सप्त सैंधव के क्षेत्र में आए, सप्त सैंधव क्षेत्र से ब्रह्मवर्त क्षेत्र में आए, फिर ब्रह्मर्षि क्षेत्र में आए, फिर मध्य देश क्षेत्र में आए। ठीक है, कोई समस्या कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए यहाँ तक। नमस्ते रोशन जी, नमस्ते संध्या जी, नमस्ते आदर्श जी, सभी को नमस्ते। तो यहां तक आपको कोई समस्या कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 समझा दीजिए, लास्ट में पॉसिबल की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 अटैच है। अटैच क्या है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का विकास समझने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां कहाँ तक सहायक हैं? बस यही है। हाँ अभिषेक रंजन जी, बिल्कुल संभव है, इसका जवाब दिया जाएगा। अंतिम 5 मिनट में मैं ले लूंगा इसको, ठीक है। और एक्चुअली में आपको मैं बोल देता हूं तो आपके दिमाग में तब तक चलता रहेगा। पाषाण काल की जब बात हो रही है यहाँ पर, और पाषाण काल में बाकी लोग आप लोग भी तब तक जो सवाल है तो सवाल जल्दी से पूछ लीजिए। प्रागैतिहासिक मानव की बात हो रही है। प्रागैतिहासिक मानव इज इक्वल टू पाषाण काल। और पाषाण काल में 2 ही तरीके के स्रोत होते हैं कभी भी, एक लिखित में होते हैं, एक हाँ एक लिखित में होते हैं और साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं, एक एक्सक्लेवेशन में मिलते हैं और उत्खनन साक्ष्य कहलाते हैं। यही 2 साक्ष्य ही होते हैं। और जब जहां तक पाषाण काल की बात है तो निश्चित तौर पर साहित्य तो वहां मिलेगा नहीं, वहां उत्खनित साक्ष्य ही हैं। तो उसको थोड़ा सा सोचिए, थोड़ी देर में मैं आपको जवाब दे देता हूं। सोचिए, मैंने इसलिए कहा कि प्रागैतिहासिक मानव में पुरातात्विक जो क्वेश्चन लिखा है, पुरातात्विक सामग्री कहाँ तक सहायक है, तो साहब वही सहायक ही है, साहित्यिक स्रोत तो है नहीं। स्लाइड एक बैक करिए, ये लीजिए। आप लोग के अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर लीजिए, कोई प्रश्न नहीं है तो एक प्रतिक्रिया दीजिए जो मेरे लिए इशारा होगी कि मैं आगे बढ़ूं। राधा कृष्ण जी कह रहे हैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई कब होती है? जी आपको सलाह है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और पूरा शेड्यूल वहां पर दिया हुआ है, उसको चेक कीजिए प्लीज। डिटेल लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ अभिषेक जी आप परेशान ना हो, मैं अभी बता देता हूँ आपको। सिमरन जी मेरी क्लास फिलहाल तो 24 है, 26 है और 28 है, आगे का मुझे याद नहीं है। और हाँ 6 अप्रैल से अनअकैडमी इंडिया मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको एनरोल होना पड़ेगा प्लस के लिए। और प्लस के लिए भी जानकारी हो ही जाए। देखिए आप सभी को पता है कि बीपीएससी जो है वो प्री एग्जाम जो बता रखा है 66 का, वो जून का लास्ट वीक कह रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्री तो मुझे नहीं लगता
कि प्री की वो कभी टलेगा, प्री तो नहीं टलने वाला। इतनी समस्याओं के बाद भी ये जो कोरोना चल रहा है, और आज अभी आपको पढ़ाने से पहले थोड़ी देर पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पे टहल रहा था, तो एक नया भी आ गया है हंता करके। हाँ, तो कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिवसीय एग्जाम तो टलने से रहा, क्योंकि चुनाव भी तो है। तो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी जुड़ना ही चाहिए। और मेंस तो मुश्किल पड़ रहा है अभिषेक रंजन जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा अभी। क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है, वो उसे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और हो जाए तो ईश्वर की मर्जी है, बिल्कुल हो जाए, हम बिल्कुल सब जो समस्या है जल्दी टले। तो जहां तक मेंस की बात है, जो तो जून में होना है, तो अप्रैल मई अभी भी है, तो 2 महीने का समय है, उसको छोड़ दीजिए, जब जाने दीजिए बात। तो यहाँ पर 6 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। 6 अप्रैल से मेरी स्वयं की एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है। और आप ऐसे कोई अगर मेन दे रहा हो, तो मेन का 13 अप्रैल से सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड पेपर में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पेपर में पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेंस के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी का बीपीएससी, अनअकैडमी का आप जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आपको 1 साल 2 साल जो भी लेना हो, 6 महीना जो भी लेना हो, उसमें आप जाएंगे, और मेरा जो नाम है उसको कैपिटल लेटर में ऐसे आप लिख देंगे, निर्भय सिंह, इस तरीके से आप लिख देंगे। इसमें 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी, तो इसको करिए। ठीक है। अभिषेक रंजन जी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए आ रहा है, और सेकंड पेपर में मैं हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बात कह दी। तो ये 13 अप्रैल से आ जाना चाहिए, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। तो पीटी के लिए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, पीटी के लिए तो ऑब्जेक्टिव ही होगा जी। ठीक है। मेंस के लिए भी प्री और मेन दोनों के लिए आ रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ये जो रेफरल कोड मैंने बताया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे आपको 10% की जो छूट है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये रेफरल कोड है। मेरा ही नाम कैपिटल अक्षर में आप लिख देंगे बिना गैप के, तो वो हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं आया है, इसलिए मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो आप लोगों का कोई प्रश्न आया नहीं है, तो आगे। अब कुछ ऋग्वैदिक नदियां हैं, और अभिषेक जी, मैं आपको आखिरी में 5 मिनट अलग से दे दूंगा, अभी इस घंटे को चलने दीजिए। मैं 5 मिनट आपको आखिरी में दे दूंगा, 5 मिनट में हम लोग आराम से 2-250 शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऋग्वैदिक नदियां, ऋग्वैदिक नदियां जो हैं, इसमें क्या पूछा जाता है आपसे? आपको प्राचीन नाम दे दिया जाएगा और आधुनिक नाम पूछा जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो मैं रटने पे जोर देता नहीं हूँ, लेकिन क्या करेंगे, आपने ABCD और टेबल भी तो याद ही की थी, मतलब बेसिक जो है वो तो रटना ही पड़ेगा। चलिए आइए। तो कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात। अब बाकी के जो 5 है ना, ये अलग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। शतुद्री सतलज, ये मैचिंग करने को खूब। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। मुझे लगता है कि मेरे इंटरनेट को भी कोरोना हो गया है ना? चलिए, परेशान नहीं होंगे, होता है बीच बीच में, अच्छे कामों में व्यवधान हमेशा से आई है। आप कोई भी काम जब अच्छा करने बैठते हैं, तो हमेशा समस्या आती है, और समस्या आए समझिए अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। चलिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये 5 जो हैं, ये 5 मैचिंग में अलग से पूछे जाते हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, पहली बात। ठीक है।
आगे, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार। यमुना नदी का 3 बार हुआ है, और सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार ऋग्वेद में हुआ है? ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी का, गंगा का नहीं। मन में जो धारणा होती है वो धारणा कभी कभी भारी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, गंगा नहीं, सिंधु। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। इसे नदी तमा भी कहा गया है, नदी तमा। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? नदी तमा, सरस्वती, ना कि गंगा। याद रखिएगा, सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो गंगा पे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियां जो हैं ऋग्वेद में मिलती हैं। जितने वैदिक साहित्य का मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद, चारों वेद हो गए, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हो गए। वहां पर जो सबसे ज्यादा नदी किसको कहाँ मिल रही है? तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, और पूरे जो वैदिक संहिता उसमें 31 नदियां हैं। ठीक। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विपाशा का उल्लेख नहीं है। विपाशा का भी हम लोगों ने पढ़ा था, आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी। जबकि कश्मीर की मरुद्वृद्धा का नाम मिलता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, सबसे सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। ठीक है। नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो विपाशा। वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, और सरस्वती और सिंधु, इसकी संभावना पर्याप्त रूप से बनी हुई है। अब चलते हैं वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल है? पहली बात तो वो देखेंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अर्थात ऋग्वेद, वेद के अंतर्गत क्या आएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, ब्राह्मण क्या है? मान लीजिए ऋग्वेद है, और ऋग्वेद कई बार हम लोग, जब, आपका तो पता नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो गाइड बुक आती थी। अब आपका आजकल का मुझे नहीं पता है। तो गाइड बुक में क्या होता था ना, सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं है ना, गाइड बुक से काम चलाना पड़ता था। ऐसे ही समझिए, ऋग्वेद है ना, तो ऋग्वेद में जो कठिनता है, जो क्लिष्टता है, उसके हल के लिए, उसको समझने के लिए, कुंजी, उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बने। इन वेदों की कठिनता, क्लिष्टता के लिए, उसको समझने के लिए ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण के बाद आरण्यक। आरण्यक क्या है? अच्छा, अभी भी आती है, चलिए बढ़िया है। आरण्यक क्या है? आरण्यक, आरण्य कहते हैं जंगल को, वन को। तो जब व्यक्ति जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाता था, और घर मतलब गृहस्थ जीवन का त्याग करके जंगल की तरफ जाता था, तो बहुत समय होता था एकांतवास में। एकांतवास में जो नए नए विचार आ रहे हैं, उसको लिखने का जो प्रयास किया, वो आरण्यक में देखते हैं। और इन्हीं विचारों का जो और शुद्धतम रूप है, वो हमें उपनिषद में दिखाई पड़ता है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, समीप बैठना। तो यहाँ पर जो वेदों के जो दार्शनिक अंश हैं, कहीं ना कहीं निष्कर्षात्मक अंश, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं उपनिषद पर, जो कि कर्मकांड से अलग कहीं ज्ञान पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। ठीक। हाँ, दर्शन ऐसी चीज है, गौतम जी, आपने सही लिखा, गुरु के समीप बैठना। दर्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप एग्जैक्ट मीनिंग बिना गुरु के निकाल ही नहीं सकते। निकालेंगे क्योंकि वहां पर तो एक से अधिक निकलते हैं अर्थ, निकाल सकते हैं अर्थ। अर्थ तो आप खुद निकाल सकते हैं एक शब्द के, लेकिन
अंतिम रूप से कहा क्या जा रहा है, अंतिम रूप से सही क्या है, उसका निष्कर्ष कोई दूसरा ही बताएगा ना। ठीक। वैदिक साहित्य को श्रुति, अपौरुषेय और नित्य भी कहा गया है। श्रुति तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बात कह सुन के जा रही है उसी को स्वीकार किया जाता था। तो कह सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंठस्थ करके जा रहा है, सुन करके प्राप्त ज्ञान हो रहा है, उसी को श्रुति कहा गया। श्रुति का मतलब सुन करके प्राप्त ज्ञान। अपौरुषेय और नित्य, पहले नित्य लेता हूं, अपौरुषेय में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना है, नित्य ले लेते हैं। नित्य का क्या मतलब है? नित्य का मतलब है कि जो हमारे वेदों में कुछ चीजें हमेशा मानी गई, जिसकी आत्मा नित्य है, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। प्रकृति कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, और आज आप समापन पे ही लग जाए वो बात अलग है। उस समय उस अवधारणा की बात में हो रही है, उस कालखंड में चल के सोचना पड़ेगा आपको। तो इनके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है, प्रकृति के विषय में चर्चा की गई है, आत्मा के विषय में चर्चा की है, ज्ञान के विषय में चर्चा की गई है। तो ना ये कभी खत्म होने वाले हैं, ना हमारा इनसे ताल्लुक कभी खत्म होने वाला है, संदर्भ ना इनका कभी नष्ट होने वाला है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का क्या मतलब है? अपौरुषेय का मतलब ये है कि किसी पुरुष के द्वारा ये रचा नहीं गया है। क्या सच में ईश्वर द्वारा रचा गया है? नहीं। पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट समझिएगा, पॉइंट है क्या एक्चुअली में। कई बार इसे गलत तरीके से संदर्भित किया जाता है कि ईश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान को लिखा गया, ऐसा लिख करके लिखा मिलता है। लेकिन इसे तार्किक बुद्धि से समझने की आवश्यकता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब ध्यान से सुनिएगा। देखा कि ऋग्वैदिक कालखंड का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, 500 साल हो गया ना। राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी पूछ रहे हैं अघन्या क्या है। ठीक है राधा कृष्ण जी, अभी अभी आपको ही बता देते हैं। पहले अपौरुषेय पे ध्यान दीजिए। अपौरुषेय का मतलब है कि क्या हमारे वेद जो हैं किसी पुरुष द्वारा नहीं रचे गए हैं, ईश्वर लिख के गए हैं क्या? अच्छा, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये है कि 1500 से 1000 जो टाइम पीरियड है वो 500 साल का है। अगर आपके यहाँ गांव घर आसपास कोई 100 साल का बुजुर्ग होगा तो देखिएगा 100 साल में वो चौथी पांचवी पीढ़ी देख रहा होता है, चौथी या पांचवी पीढ़ी देख रहा होता है। ठीक है, चौथी पांचवी पीढ़ी देखने का मतलब 500 साल में करीब करीब 20 से 25 पीढ़ी हो गई। 25 पीढ़ी में अगर किसी ने श्लोक एक से आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ बहुत सारे ऋषियों का उसमें योगदान है, बहुत सारे महात्माओं का योगदान है, बहुत सारे मुनि उसमें लगे हुए हैं। तो अब इतने सारे ऋषि मुनियों का नाम याद रखना और बोलना मुश्किल है ना। क्या कहेंगे फिर आप? किसका नाम लें और किसको छोड़ दें? तो ठीक है भाई, कह देते हैं कि अपौरुषेय है, किसी अन्य ने लिखा है। आपका ही कल को सिलेक्शन होगा, आप कहते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से। अब ईश्वर का आशीर्वाद का क्या मतलब है भाई? पेपर के समय बुखार नहीं आया वो आशीर्वाद नहीं है क्या? है, मान लेते हैं कुछ लोग। या छोटे में जिसने पढ़ाया, आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, छोटा बड़ा टेबल लिखना सिखाया, एबीसीडी लिखना सिखाया, उसका योगदान नहीं है क्या? है, उसका भी योगदान है। उतना ही योगदान है जितना कि आज आप कहीं कोचिंग कर रहे हो उनका योगदान है। उनका भी छोटे पर उन्होंने हाथ पकड़ के लिखना सीखा तो उनका भी योगदान है। लेकिन अब उनका योगदान तो याद नहीं है ना। कभी दिमाग में आता है ये बात? कभी दिमाग में बात ये आई कि उनका भी एक योगदान है, माता पिता का भी योगदान है। उनका माता पिता कुछ समझ नहीं आता था तो पेंसिल यहाँ बीच में फंसा दी जाती थी, कुछ याद है? कभी याद किया? नहीं याद किया। तो बोल देते हैं ईश्वर और माता पिता का आशीर्वाद, बोल देते हैं ना। आपने अपना जो धन्यवाद है अर्पित किया ना। ऐसे ही यहाँ पर 20-25 पीढ़ी के जो ऋषि मुनि हैं, जो और 20-25 तो मैं कम से न्यूनतम ले रहा हूं, और ज्यादा भी हो सकता है, उनको सबका नाम याद रखना कहाँ तक संभव है?
ना ही संभव है, और सबका नाम पता है तो याद रखना और उनको बोलना ना तो व्यावहारिक है। ना संभव है याद रखना, ना याद है भी तो बोलना व्यावहारिक भी नहीं है। तो भैया कुल मिला के अपौरुषेय बोल दिया। ठीक है, अपौरुषेय बोल दिया। ठीक, ये है अपौरुषेय बोलने के पीछे का कारण। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने लिख करके आए और ईश्वर के पास कोई काम नहीं है, सोचे कि चले वेद लिख दिया जाए और नीचे पहुंचा दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है भाई, वो चीज दूसरी कही जा रही है। ईश्वर का आशीर्वाद आप क्यों कहते हो? आप कल को चयन हो जाता है तो आप ईश्वर का आशीर्वाद देते ही हो, ईश्वर का जो धन्यवाद है अर्पित करते ही हो, ईश्वर का आशीर्वाद उसको मानते हो। तो वो एक अलग तर्क है। लेकिन अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यही है, अपौरुषेय इसलिए कहा जा रहा है। और ये सब कहना इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि जो इतिहास की जो वामपंथी विचारधारा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से ही सोचती है। खैर मुझे उस पर नहीं जाना है, मुझे बस आपको जो रियल है, जो सही है, वो मुझे आपसे कहना है बस। राधा कृष्ण जी का प्रश्न था अघन्या क्या है। आपने बहुत आगे का प्रश्न कर दिया है। अघन्या एक्चुअली में बोला जाता है गाय को। अघन्या मतलब गाय को बोला गया है, और उसको मारा नहीं जा सकता है, मतलब उसकी हत्या नहीं की जा सकती है, ऐसा वो कहा गया है अघन्या। ठीक है, राधा राधा कृष्ण जी, आपको उत्तर मिला? आपका उत्तर मिला होगा तो प्रतिक्रिया दीजिएगा, अगर और सवाल है तो और कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं ऋग्वेद पर। ऋग्वेद को थोड़ा सा देखते हैं, ऋग्वेद के संबंध में जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको लेते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं, मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, प्रश्न पूछा जाता है। 2 से 7 मंडल तक प्राचीन है और 1, 8, 9, 10 को छेपक माना जाता है। कुछ लोग प्रतीक जी, आप हैंड वेव कर रहे हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? कह लो। हैंड वेव आप कर रहे हो, कुछ कहना है तो कह लीजिए आप। छेपक, छेपक अभी बताते हैं छेपक होता क्या है। पुरोहित, जो ऋग्वेद के पुरोहित हैं उनको क्या कहा गया है? होत्र या होता। होत्र या होता। ठीक, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, एक ही नाम के हैं, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, औतरेय कौशितकी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और पुरोहित जो हैं, पंडित जी हैं, उनको क्या कहते हैं? होत्र या होता। ठीक, अब सवाल ये उठता है सर छेपक क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऋग्वैदिक काल में नहीं लिखे गए, वो बाद में कहीं लिखे गए। ऐसे में 2 से 7 तक जो है वो पहले लिख दिया गया, और बाद में उसी में और जोड़ा गया, पहले पहला चैप्टर जोड़ा गया जरूरत पड़ी तो, फिर लगा कि 8वां भी होना चाहिए, फिर 9वां भी होना चाहिए, फिर 10वां भी चाहिए। मतलब 2 से 7 तक सबसे पहले लिखे गए हैं, उसके बाद ये कहीं बाद में जोड़े गए हैं, बहुत बाद में अलग कालखंड में जोड़े गए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। मतलब मैं आपको, जैसे कि मैं आज हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने के बाद और फिर मैं बाद में आपको पढ़ाने लगूं हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं पाषाण काल पढ़ाऊं, फिर हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊं, तो कहने का मतलब है वहां पर एक नजरिए से जो हड़प्पा सभ्यता है वो छेपक कहलाएगा, क्योंकि अगर वही पहला था तो पहले उसको पढ़ाना चाहिए था, है ना। इसीलिए तरह यहां पर है कि 2 से 7 मंडल तक प्राचीन है, पहले लिखे गए, 1, 8, 9, 10 को बाद में जोड़ा गया। ठीक, छेपक समझ गए होंगे। अब छेपक का सबसे अच्छा उदाहरण आप रामायण अगर हो तो वो उत्तरकांड है, उसमें शंबुक वध की जो कथा खूब चलती है,
गूगल पे आपको मिल जाएगा सम्मुख वध। वो पूरी घटना आप उसको पढ़ोगे तो देख पाओगे कि वो बाद में ही लिख जोड़ा गया है ना। खैर, छिपा का अगर समझ नहीं आएगा हुआ तो पूछिएगा और क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है जो आप इतना समझ लीजिए, किसी भी पुस्तक में या कहीं पे भी कोई चीजें बाद में जोड़ी जाती हैं वो छिपा कहलाती हैं। सामवेद, सामवेद का अर्थ है, साम का अर्थ होता है गायन, और ज्यादातर इसके जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। पुरोहित क्या नाम है? उद्गाता। ऋग्वेदिक पुरोहित का क्या, ऋग्वेद के पुरोहित का क्या नाम था? होत्र या होता। ऐसे यहाँ क्या कहला रहा है? उद्गाता। ब्राह्मण के हैं जैमिनी और तांड्य, आरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य, उपनिषद है जैमिनी और छांदोग्य। ठीक, आगे देखते हैं। सप्त सुरों का उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। मतलब सप्तसुर का मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, जो आप गायन में सुनते हैं ना, उसका जो पहला उल्लेख है कहाँ मिलता है? तो सामवेद में ही मिलता है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद ये लिखा है, सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें इसमें मतलब किसमें? छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। आश्रम मतलब क्या? जो आप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ जो पढ़ते हो ना, वो आश्रम ही कहलाता है। तो 3 जो उस पहले जो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है जाबालोपनिषद में। यहाँ पर चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 का ही। उद्दालक, आरोही और श्वेत केतु का जो संवाद है उसके बीच जो कुछ वार्ता है, उसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। आगे चलते हैं, यजुर्वेद पे चलते हैं। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। अच्छा देखिए, वैदिक सभ्यता में जहां कहीं भी कर्मकांड बोले ना, तो समझ लीजिएगा कि यज्ञ आहुति की बात हो रही है, क्लिष्ट मंत्रोच्चार की बात हो रही है ना, तो बलि की बात हो रही है। तो ये कर्मकांडी वेद है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब प्रोज पोएट्री दोनों में लिखा है। जो मान लीजिए ये रामायण है, तो यहाँ पे श्लोक होता है और यहाँ पर उसका पूरा भावार्थ लिखा रहता है। तो जो श्लोक लिखा होता है वो पद्य कहलाएगा, और जो स्पष्टीकरण है वो गद्य कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल, और इसके जो पुरोहित है क्या कहला रहे हैं? अध्वर्यु। सामवेद के क्या कहला रहे थे? उद्गाता। ऋग्वेद के क्या कहला रहे थे? होत्र या होता। ये याद रखिएगा, चारों दे करके आपसे मैचिंग भी करवाता है। तो ब्राह्मण, शतपथ और तैत्रीय इसके है जयहिंद आशुतोष जी। आरण्यक जो है शतपथ, तैत्रीय और बृहदारण्यक हैं। और उपनिषद जो है ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक और कठोपनिषद। ठीक। शतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा और उर्वशी संवाद मिलता है, पुनर्जन्म सिद्धांत मिलता है, जल प्लावन, जल प्लावन कथा मतलब बाढ़ इत्यादि का वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, इंपॉर्टेंट है ये। यम नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में। मयूरेश जी, ये 6 बजे स्टार्ट हुआ है। ठीक, ये है आपका। अब चलते हैं अथर्ववेद पे। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, यज्ञ बाधा निवारण का उल्लेख मिलता है। इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसके पुरोहित क्या है? ब्रह्मा। यजुर्वेद के अध्वर्यु, उद्गाता थे सामवेद के, होत थे ऋग्वेद के। इस तरीके से ही याद रखिएगा। इनका ब्राह्मण जो है गोपथ, अरण्यक कोई नहीं। उपनिषद है मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद और प्रश्नोपनिषद।
इंपॉर्टेंट है अगली लाइन। सत्यमेव जयते और यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है मुंडको उपनिषद में। सत्यमेव जयते आमतौर पे जो पुलिस का ये होता है नारा टाइप का है, स्लोगन है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जबकि मांडुक्योपनिषद जो है सबसे छोटा है, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, जहां तक आपका कोई प्रश्न है तो जल्दी से कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड का आप प्रयोग करके फीस में 10% की जो है छूट वो प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए भी जल्द ही क्लासेस होंगी, संभवतः 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड पेपर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें पॉलिटी, तो मेंस के लिए है ये। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी 6 अप्रैल से प्राचीन इतिहास शुरू हो रही है। ठीक है, प्राचीन इतिहास। और तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द जो प्लस है, प्लस कैटेगरी में शामिल होना चाहिए। अनअकैडमी प्लस पर शामिल होइए और इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की जो है वो फीस में छूट प्राप्त होगी। और यहाँ तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न जरूर कर लीजिए। हाँ, अपौरुषेय को बता देते हैं। अपौरुषेय का जो साफ साफ अर्थ निकलता है कि भाई किसी पुरुष ने इसको नहीं बनाया। अपौरुषेय, पौरुष मतलब पुरुष से। ठीक है, बीपीएससी के लिए क्लास डेली होती है और एक से अधिक होती है। जहां आप एक बार प्लस में शामिल हो जाएंगे तो आपको मेरे साथ साथ जो अन्य एजुकेटर हैं उनकी भी क्लास आपको मिल जाएगी। आप अनलिमिटेड क्लास एक्सेस कर पाएंगे। तो कोई क्लास आपकी छूट जाएगी तो आपको रिकॉर्डिंग प्राप्त हो जाएगी, आपको उसके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ गौतम जी जरा ध्यान दीजिएगा। तो अपौरुषेय मतलब मतलब नहीं, पौरुषेय मतलब पुरुष, किसी पुरुष द्वारा नहीं है। लेकिन पुरुष द्वारा क्यों नहीं है जरा इसको समझना है। पीडीएफ कहां से करें, जब रिकॉर्डिंग आपकी आती है तो रिकॉर्डिंग में यहाँ प्ले का ऑप्शन आता है इस तरीके से है, और यहाँ पर आप देखेंगे 3 बिंदी आती है। 3 बिंदी पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा पीडीएफ डाउनलोड का। ठीक है, अब और से आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर यह बात कही जा रही है कि जहां पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो ऋग्वैदिक काल है या इसके बाद का भी जो खंड है, वहां पर जो ज्ञान जा रहा है कह सुन करके जा रहा है। किस क्यों जा रहा है? क्योंकि लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता तो उसमें एक ही ऋषि मुनि का योगदान नहीं है, एक ही महात्मा का योगदान नहीं है, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों का योगदान है। इसीलिए किसी एक का नाम नहीं लेकर के उसको अपौरुषेय कह दिया जाता है। तो अपौरुषेय का आशय किससे है? वेदों से है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। या कथन, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। कथन नंबर 2, वेदों को नित्य भी कहा जाता है। कथन नंबर 3, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कथन नंबर 4, वेदों की रचना तुलसीदास ने की। कौन सा असत्य है, इस तरीके से छांटना होता है। ठीक है, गौतम जी अगर अपौरुषेय को समझ गए हो तो बताइएगा, नहीं समझे हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझे हैं तो भी फिर बताइएगा, और समझ गए हैं तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब अभिषेक रंजीत जी आपका प्रश्न ले लेते हैं। आपने डिटेल, ये अभिषेक जी कितने शब्दों में लिखना है जरा ये भी बताइए, कितने शब्दों में लिखना है इसको? ये नहीं, 50 मार्क का है तो किस एग्जाम में पूछा गया ये आप बताइए ना। 50 मार्क का है तो किसमें बताया गया है? किस क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया? ठीक है, तो बता देते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव के विकास समझने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां कहाँ तक सहायक हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक मानव है वो आपको पहले समझाना है, और फिर आपको पुरातात्विक सामग्रियों की जो विशेषता होती है वो बतानी है, और फिर ये अंतिम में पैराग्राफ में ये बताना है कि वो सामग्रियां प्रागैतिहासिक काल के लिए कहाँ तक जानने के लिए कहाँ तक उत्तरदायी हैं। ये तीन चीज आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं इसमें। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक मानव है तो उसको बताइए कि भारत प्रागैतिहासिक मानव के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत हैं के रूप में है वो उपकरण ही है। ठीक है, पहले कंटेंट सुन लीजिए, उपकरण ही है, साहित्य तो हमारे पास है नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, पहले आप बताइए कि प्रागैतिहासिक मानव, फिर बताइए स्रोत के प्रकार 2, फिर उसमें 2 पे लेकर पुरातात्विक में कौन कौन शामिल है वो बताइए, और अंत में बताइए कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो मानव के विषय में क्या बता रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक मानव, पाषाण प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, अर्थात वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है। ऐसे में हमें प्रागैतिहासिक इतिहास में कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, और हमारी पूरी निर्भरता जो है वो पुरातात्विक स्रोतों पर हो जाती है। पुरातात्विक स्रोतों में भी हमें जो मुख्य निर्भरता होती है वो जो पुरातात्विक जो पाषाणकालीन जो मानव हैं उनके हथियार हैं, उनके जो बस्तियां हैं, बस्तियां ना कहें, उनके घर कह लें, निवास स्थान कह लें, निवास स्थान। ठीक है, अब वहां पर पैराग्राफ ब्रेक करें। अब चलें स्रोत पर। स्रोत पर लिखें कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं वो बताएं, फिर पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं वो बताएं। जैसे लिखिए कि भारतीय इतिहास में का जब हमें जानकारी करनी होती है तो हम स्रोतों पर निर्भरता हमारी बढ़ जाती है। प्राचीन इतिहास पे जब हमें कुछ लिखना होता है, कुछ जानकारी लेनी होती है, तो स्रोतों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। और जहां तक प्रागैतिहासिक इतिहास की बात है तो हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही जाना होता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में किसी को लिखना तो आता नहीं है। ठीक है, वहां पर फिर पुरातात्विक स्रोतों में आप जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत अर्थात जो अभिलेख हैं, प्रस्तर लेख हैं, अभिलेख हैं, बर्तन हैं, औजार हैं, मतलब शिकार वाले उपकरण, वो आप पता करें, पूर्णाम लगाइए और उस वहां से बाहर आइए। फिर आप पुरातात्विक स्रोत उठाइए, तो कि प्रागैतिहासिक मानव जो प्रागैतिहासिक मानव जो कि पाषाण काल में वन्य जीवन बिताता था, और नव पाषाण काल तक आते आते वो ग्रामीण जीवन व्यतीत करने लगा। अर्थात वेदों की रचना किसने की? सिमरन जी अभी ले लेते हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक जो इतिहास का कालखंड है वह मानव के वन्य जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर विकास का कालखंड है, ऐसा हम पूरा निम्नलिखित पुरातात्विक स्रोतों से कहते हैं। जैसे आप अब क्या क्या बताएंगे उसमें ध्यान से सुनिएगा, उसमें बताना क्या क्या है। चिरांद से आपको बहुत सारे बर्तन मिले हैं, है ना। इनाम गांव से, जोरवे से जो साक्ष्य मिले हैं वो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। ये सब याद होना चाहिए, तभी पता चलेगा आपको। भीमबेटका से मिले हैं। अच्छा, जो पाषाण काल का जो विभाजन हुआ है वो खुद उपकरणों के आधार पर हुआ है। पेबुल बताइए आप कि जो पूरा पाषाण कालीन मानव है वो कोई पेबुल इस्तेमाल कर रहा है, चापर चॉपिंग इस्तेमाल कर रहा है। जो मध्य पाषाण कालीन मानव है वो भाला इस्तेमाल कर रहा है,
और पत्थर के टुकड़े इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नवपाषाणकालीन मानव जो इस्तेमाल कर रहा है वो चमकदार पत्थर का प्रयोग कर रहा है, पॉलिशदार चमकदार पत्थर का प्रयोग कर रहा है, जिससे उसका शिकार आसान हो रहा है। सराय नाराय मैदाहा, यहाँ सर पे आप देखिए तंदूर मिल रहे हैं, जिसे आप गर्त चूल्हे कहते हैं, तंदूर ओवन। आप फिर जाइए गुफकराल और बुर्जहोम की चर्चा कीजिए, जहां पर निवास स्थान मिल रहे हैं, धरती के नीचे मिल रहे हैं, जहां पर लोग सिलबट्टे के साक्ष्य मिल रहे हैं। हमारे पास जो हड्डी की सुई मिल रही है गुफकराल से, उसकी चर्चा कीजिए। गुफकराल से पहनने के कपड़े मिल रहे हैं, उसकी चर्चा कीजिए। अंततः निष्कर्ष निकालिए कि हम पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के अभाव में हम आज प्रागैतिहासिक मानव के विषय में जो कुछ भी जानते हैं वो सब पुरातत्व की ही देन है। अभिषेक रंजन जी, कहां तक आपकी सहायता हो पाई? कहां तक आपकी सहायता हो पाई? मुझे लगता है अच्छा पूर्णतः हो गई। ठीक है, वही मेरा प्रयास था कि इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि एक बार पढ़िए, सुकून से पढ़िए, हमेशा याद रखिए, उसमें कोई कठिनता नहीं है। सवाल को हमेशा मुख्य परीक्षा में टुकड़े में तोड़िए, और जब भी कभी एग्जामिनर को बताइए तो पूरा डिटेल में बताइए। उसको ये मत करिए कि 50 नंबर का तो कम ज्यादा मत करिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। और उसको बताइए प्रागैतिहासिक कालखंड क्या है, उसको प्रागैतिहासिक कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, तो लिखिए लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब जब लिपि विहीन है तो साहित्यिक का तो अभाव मिलेगा ही, तो पूरी निर्भरता हमारी किस पर जाती है? पुरातात्विक स्रोतों पर हो जाती है। ठीक है, तो अभिषेक रंजन जी इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं लिख पाइएगा तो भी बताइएगा। तो अब वेदों की रचना किसने की? देखिए, वेदों को किसने कहा? हाँ, इंटर, देखिए आंसर कभी भी लिखिए इंटर रिलेट करके ही लिखिए, सबसे बेहतर तरीका वही है, क्योंकि वो सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है, साधारण सा सवाल कर रहा है। उसने कहीं नहीं पूछा है आपसे समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, ये सब नहीं लिखा, उसने सिंपल सवाल पूछा है, तो इंटर रिलेट करके ही लिखिए। तो वेदों की रचना किसने की? एक्चुअली में वेद किसने लिखे ये आप कभी नहीं बताएंगे किसने लिखे, लेकिन वेदों का संकलन जो है वो वेद व्यास ने की है। ठीक है, वेद व्यास संकलन क्या होता है? आप कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुस्तक उठाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से जो आती है, उसमें देखिए मान लीजिए हरिश्चंद्र वर्मा है, तो हरिश्चंद्र वर्मा उसमें नाम लिखा है, उन्होंने कंपाइल किया है। बाकी उसमें आप देखेंगे अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि अन्य लोगों ने भी लिखे, सिर्फ उन्होंने ही नहीं लिखे। ठीक है, तो कंपाइल करना मतलब जो पहले से व्याप्त है उसको बस मूर्त रूप दे देना, एक लिखित रूप से उपस्थित कर देना। ठीक, तो बड़ी लंबी क्लास हो गई, तो चलिए अगली क्लास जो है वो 24 है, 26 तारीख को है, पॉलिटी की है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं स्पेशल क्लास जो 26 तारीख है उसमें। ठीक।